स्वागत है सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर बीपीएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हैं। इसमें हाल ही में इटोरिया के द्वारा निकाला गया 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न का जो है यहाँ पे सेट नंबर 2 जो है कि 50 प्रश्नों का संकलन है। इसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है आज। तो इस प्रकार आपको डेली 2 प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा। अभी जब परीक्षा नज़दीक आएंगे वैसे ही प्रैक्टिस सेट की संख्या आपको बढ़ सकती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आने वाली बीपीएससी 67 और 68 परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो यहाँ पे मूल अधिकार के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा आंसर इसका? उपयुक्त सभी, यानी कि जो मूल अधिकार है भारतीयों को प्राप्त है, क्या है? उपयुक्त सभी यहाँ पे अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्न कथनों पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, जो कि गलत है। राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम जो उम्र है वो 35 वर्ष होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में, जो कि गलत है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। तो ये गलत है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी इसमें गलत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन तक, यानी कि ऑप्शन ए। तो इसका 3 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। 4 में यहाँ पे है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह क्या होगा? इसमें भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायाधीशों में अधिवक्ता रहा हो, या उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ एक, यानी कि भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो और लगातार 10 वर्षों तक वह उच्च न्यायालय या न्यायाधीशों के अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 माह के भीतर, यानी कि ऑप्शन सी। तो 5 का हो गया आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1963 में। वो साल था जब पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 6 का बी। 7 में हम लोग आते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37, यानी 37, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 8 में दिया गया है कि चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो चिलैया समिति का जो गठन है वो किया गया था 1991, 1991। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन बी इसमें दिया हुआ है, चिलैया समिति 1991। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन, जो कि भूरी क्रांति है, ऑप्शन ए भूरी क्रांति। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा भूरी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, उसे इस प्रकार से जाना जाता है। हार्ड मनी जाना जाएगा, सॉफ्ट मनी, चीप मनी या हॉट मनी? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉट मनी। ठीक है, अब क्वेश्चन 11 नंबर पे हम लोग आते हैं। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य, यानी कि FRP अनुमोदित करता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि कौन अनुमोदित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 12। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। सरकारी पदों का त्याग, जो कि था। विदेशी माल का बहिष्कार, ये भी था। अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, ये भी था। सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा यानी कि डी, यानी कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग आते हैं। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो आप लोग जानते हैं कि दांडी मार्च जो है स्टार्ट हुआ था 12 मार्च को और अंत हुआ था 6 अप्रैल को।
तो इसका 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हो गया था। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं को कालक्रम सही नहीं है, इसमें से गलत को चुनना है। यानी कि चौड़ी चौड़ी घटना दिया हुआ है ए में 5 फरवरी 1922 को, जो कि बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 सितंबर 1931 को दिया हुआ है, ये भी सही है। पूना समझौता जो कि 24 सितंबर 1932 को दिया हुआ है, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, यही गलत है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो है 23 मार्च 1942 को नहीं, 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो ये किया था 21 अक्टूबर 1943 को, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 15 का हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा। 16 में हम लोग आते हैं कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? तो ये 1829 के नियम 17 के द्वारा, ठीक है। सती प्रथा का उन्मूलन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 16 का बी हो जाएगा, 1829 के नियम 17 के द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन में बहावियों के विद्रोह को कुचलने की बात किया जा रहा है 17 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। कौन सा? लॉर्ड एल्गिन प्रथम के द्वारा, यानी कि 17 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर में है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल थे, यानी कि पल्लव उसमें शामिल नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा सी, 18 का सी। 19 में आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे गए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेके अभी तक शवों को उत्तर की दिशा में रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 19 का ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आता है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था? यानी कि हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गया था। वो चतुर्थ बौद्ध संगीति था जो कि कुंडलबंद कश्मीर में हुआ था कनिष्क के समय, उसी समय 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति, 20 नंबर क्वेश्चन का। 21 में आते हैं कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 21 का हो जाएगा रिजुपालिका नदी के तट पर, जो कि गया के आसपास का क्षेत्र है, बोध गया के में है। तो 21 का हो जाएगा सी। अब आते आते हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौखली पुत्र चिश्त। तो यानी कि ऑप्शन सी, 22 का हो जाएगा सी। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शाहजहां को, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। 24 में है मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुहतसिब कौन था? यानी कि ये कौन सा हो जाएगा, 24 का डी, यानी कि आचरण अधिकारी। मुहतसिब कौन था? आचरण अधिकारियों को मुहतसिब कहा जाता था। 25 में है कि दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवाने अर्ज कौन सा था? सैन्य विभाग था। 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 26 में वसावन एवं दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? ठीक है, कौन कौन? बसावन एवं दसवंत, ये होगा अकबर, यानी कि ऑप्शन बी, 26 का हो जाएगा बी। अब हम लोग आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन इसके नीचे ही है। 27 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे परमाणु विद्युत गृह दिया और राज्य दिया हुआ है। नरोड़ा उत्तर प्रदेश, जो बिल्कुल सही है। कुडनकुलम कर्नाटक, ये कुडनकुलम कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में है, यही गलत हो गया। काकरापाड़ा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, चूँकि कुडनकुलम कर्नाटक में नहीं होगा, तमिलनाडु में है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो अच्छे ईंधन का गुण नहीं है कि ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, तो होना सही है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट एवं हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट एवं हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 29 का बी हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे।
30 में दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए विटामिन B7, विटामिन B12, विटामिन ई और विटामिन के। तो विटामिन और इधर सूची 2 में दिया हुआ है प्राणशी रक्तता होना, रक्त का थक्का जमने में, बालों का झड़ना, बाझपन उत्पन्न होना। तो यहाँ पे हम लोग सबको पता है कि विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने में, यानी कि विटामिन के और रक्त का थक्का यानी कि D2। तो D2 हो जाएगा। तो D2 किस में है? D2 है या तो ए में या फिर डी में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे विटामिन ई। विटामिन ई होता है कौन सा? बांझपन उत्पन्न होना। तो सी का 4 किस में है देख लेते हैं हम लोग। ये है ऑप्शन ए में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ए में क्या है? A3 मतलब विटामिन B7, रक्त का 3 है बालों का झड़ना, विटामिन B12 यानी कि बी का 1 प्राणनाशी रक्ता होना, विटामिन ई बाझपन और विटामिन के बालों का झड़ना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैलेक्टिक इकाई। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है गैलेक्टिक इकाई, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो इसका निकट दृष्टोष, वर्णांधता, ब्रेन ट्यूमर और घेंघा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, जो कि पुरुषों में अधिक होता है, महिलाओं में इक्का दुक्का हो सकता है, लेकिन अधिकतर पुरुषों में ही होता है। और इसका वाहक जो होता है वो स्त्री होती है। 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करती है? तो जो लाल रक्त कणिका है वो ऑक्सीजन का परिवहन करती है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है गुप्त ऊष्मा। तो ऑप्शन डी, 34 का डी। 35 में है निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? केंद्रिका में, हरित लवक में, राइबोसोम में या जीव द्रव में? तो इसका आंसर हो जाएगा जीव द्रव, यानी कि जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर है 36। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, इसका ऑप्शन में दिया हुआ है मछली का तेल, पालक, जंतुओं की यकृत एवं गुर्दे और आम। तो यहाँ पे मछली का तेल, पालक और आम सभी विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, लेकिन जंतुओं की यकृत एवं गुर्दे अच्छा स्रोत नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 36 का सी। 37 में है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, बल और पावर। यहाँ इधर सूची 2 में दिया हुआ है एम्पियर, न्यूटन, वाट और ओम। तो यहाँ पे प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? ओम, यानी कि A4 किस में है? प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, बल और पावर। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ये A4 प्रतिरोध का ओम और बी का क्या हो जाएगा? मतलब विद्युत प्रवाह का एम्पियर, बल का न्यूटन और पावर का वाट। ठीक है, अब 37 हम लोग आते हैं। धातु में सबसे कम घनत्व वाला धातु कौन सा है? सोडियम है, लिथियम है, पारा है या कॉपर है? सबसे कम घनत्व किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम का सबसे कम घनत्व होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 39 का ए। 40 किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? प्रोटीन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपयुक्त में से सभी। कौन सा करता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है रासायनिक गुण को तय करता है। किसी तत्व का रासायनिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है वही उसका रासायनिक गुण तय करता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग ये भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? किस राज्य से? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश के एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन इसका सी। आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सवाना घास स्थल, टुंड्रा बायोम, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या मैंग्रोव वन। कहाँ सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अब 44 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा।
तो यहाँ पे 44 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, जो कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। हम लोग चलते हैं 45 में, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, बेंगुएला, हम्बोल्ट, लेब्राडोर या अग्लुहास। तो यहाँ पे 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्लुहास। ये एक गर्म जलधारा है, यहाँ पूछा गया है कि शीत जलधारा नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्लुहास। तो 46 क्वेश्चन नंबर चलते हैं, हम निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को, लेकिन अगर यही क्वेश्चन है कि दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है, तो ये हो जाएगा गोदावरी, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी कि 46 का बी ऑप्शन सही है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है। तो प्रशांत महासागर रिंग ऑफ फायर जो आप जानते हैं भूकंप और ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2 किस में है, तो 1 और 2 ऑप्शन बी में है, तो 47 का हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तकलामकान चीन में, थार भारत में, अटाकामा चिली में और गिब्सन अफ्रीका में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गिब्सन अफ्रीका में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और 49 में प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, यह प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन 1 है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, और इसका स्टेटमेंट 2 है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, जो कि बिल्कुल दोनों सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही को चुने, तो दोनों सही है, चूँकि ये जो प्रस्तावित किया जाता है वो किया जाता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा, और इसका अनुमोदित किया जाता है क्या, कृषि लागत और मूल आयोग द्वारा। इसलिए 50 का क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। यहाँ पे हम लोग कुल 50 क्वेश्चन का हम लोग अभी डिस्कशन सुन लिए। तो इसी तरह हम लोग आने वाले समय में इसका सेट नंबर आगे का सेट इसका हम लोग करते रहेंगे। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना ना भूलें। अगर अच्छा लगे तो इसको एक लाइक ज़रूर करें। तो हम लोग इस प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।